अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वो हम केमिकल काइनेटिक्स के चैप्टर को जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमें जिस चीज़ का आइडिया होना चाहिए दैट इज़ द रिएक्शन रेट। रिएक्शन रेट से क्या मुराद है? इट इज़ द रेट एट विच द रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। ठीक है, यानी कि कितनी तेज़ी के साथ जो है वो हमारे पास रिएक्शन प्रोसीड करता है और प्रोडक्ट्स में जो है वो कन्वर्ट होता है। ये है हमारे पास रिएक्शन रेट। इसमें ये बेसिक सी बात है। It can be determined by measuring the rate of product production और reactant consumption कि कितना जो है प्रोडक्ट की प्रोडक्शन हो रही है, कितनी रेट से हम उस तरह से भी इसको जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं, या फिर जो है वो किस रेट से कितनी तेज़ी से रिएक्टेंट जो है वो कंज्यूम हो रहा है, उस रेट को भी हम जो है वो डिटरमिन करके रिएक्शन रेट पता कर सकते हैं। ठीक है, अब हम एग्जांपल लेते हैं। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस के साथ कंबाइन होके जी अमोनिया बना रहा है, तो हम जो है वो इसका चाहते हैं, इस रिएक्शन का रेट लिखना चाहते हैं। हम प्रोडक्ट के बेसिस पे भी रिएक्शन का रेट लिख सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टेंट भी, इंडिविजुअल रिएक्टेंट भी हम जो है वो पूरे रिएक्शन का रेट जो है वो लिख सकते हैं। उसके लिए फॉर्मूला ये है कि हमने जो है वो ऊपर, लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई एम टेकिंग द प्रोडक्ट और उसकी जो है वो हम बेस बनाकर रेट लिख रहे हैं, तो हम उसको कैसे लिखेंगे? तो रेट का जो फार्मूला है यहाँ पर इट विल बी के जो है वो हम प्रोडक्ट ओवर टाइम के कितनी जो है वो तेज़ी के साथ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो बनेगा, उसको हम रेट कहेंगे। ठीक है, कितनी तेज़ी के साथ, तो उसमें टाइम का एलिमेंट आ जाएगा। तो रेशो जब हम प्रोडक्ट लेंगे ओवर टाइम तो वो रेट के इक्वल आएगा। और हमने साथ में इसको मेक श्योर करना है कि वी हैव टू डिवाइड इट विद द कोफिशिएंट विच इज बीइंग रिटन इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बिकॉज अगर आप इसको इसके कोफिशिएंट के साथ डिवाइड नहीं करोगे तो ये बैलेंस आउट नहीं होगा। हमने ओवरऑल रिएक्शन का रेट निकालना है, नॉट हमने जो है वो टू अमोनिया का रेट निकालना। अगर हमने बैलेंस करना है सारी चीज़ों को, तो इट्स वेरी नेसेसरी कि हमारे पास जो है वो हम रेट को उसके प्रोडक्ट उसके कह लो कोफिशिएंट के साथ डिवाइड करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये हर जगह अप्लाई होगा। अब अगर मैं रिएक्टेंट्स की टर्म में रेट को डिफाइन करना चाहती हूँ, तो मैं चेंज ऑफ लाइक नाइट्रोजन की बात कर रही हूँ, तो चेंज ऑफ नाइट्रोजन ओवर टाइम जो है वो हमारे पास इस तरह से भी मैं निकाल सकती हूँ रेट। अच्छा, लेकिन यहाँ पर आप, और यहाँ पे मैंने इसका कोफिशिएंट भी लिखा है 1। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करोगे कि मैंने यहाँ पे नेगेटिव का साइन भी लगाया। उसकी रीज़न ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम रिएक्टेंट्स जो है वो हमारे पास कंज्यूम हो रहे हैं, फिनिश हो रहे हैं, जो है वो ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए दे आर नॉट एडिंग अप इन अवर एग्जिस्टिंग रियलिटी। ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम जब हमारे पास रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है तो ये जो है वो कंज्यूम हो रहे हैं, इनकी अमाउंट रिड्यूस हो रही है। तो दैट इज द रीजन वी हैव प्लेस्ड द नेगेटिव साइन विद द रिएक्टेंट्स। ठीक है, अगर हम रेट निकाल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स तो हमें हमेशा नेगेटिव साइन प्लेस करना है। ठीक है जी। उसके बाद क्योंकि इनकी जो कंसंट्रेशन है विद द पैसेज ऑफ टाइम वो डिक्रीज हो रही है, इट्स वेरी कॉमन सेंस। फिर इसके अलावा हम जो है वो हाइड्रोजन की टर्म्स में भी रिएक्शन रेट को लिख सकते हैं, और अगेन चेंज ऑफ हाइड्रोजन ओवर टाइम के थ्रू हम इसका रेट निकालेंगे। या और साथ में आप देखो कि मैंने इसके कोफिशिएंट के साथ भी इसको डिवाइड किया है, साथ में नेगेटिव का साइन यू नो वेरी रियली वेल के क्यों लगाया है, क्योंकि ये भी एक रिएक्टेंट है। और यहाँ पे हमने 3 के साथ डिवाइड इसलिए किया कि ये इसका कोफिशिएंट था। और हमने, आप देखो, हर रेट हर अगर हम प्रोडक्ट की टर्म्स में रेट निकाल रहे हैं या फिर हम जो है वो रिएक्टेंट्स की टर्म में रेट निकाल रहे हैं, तो इट्स वेरी नेसेसरी कि हम जो है वो चीज़ों को इक्वल रखें। ठीक है, तो हमारे कोशिश ये होगी कि हम इसके कोफिशिएंट के साथ जो है रेट को डिवाइड करें। ठीक है, हमेशा आपने कोफिशिएंट के साथ डिवाइड करना है। Add a negative sign for reactants because reactant is decreasing. Divide by stoichiometric coefficient. So we attain the same rate regardless of the reactant or product being measured. यहाँ तक जो है वो बात क्लियर हो गई। अब अगली चीज़ आती है, एक हमारे पास जो है वो चीज़ होती है कैटलिस्ट। हम केमिकल रिएक्शंस के अंदर कैटलिस्ट को यूज़ करते हैं टू फास्ट अप द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, टू फास्ट द स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। आपने अगर कैटलिस्ट क्या करता है कि हम आगे चल के एक टर्म पढ़ने वाले हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, ये उसको रिड्यूस करता है। और कैटलिस्ट जो है वो खुद जो है वो इटसेल्फ कंज्यूम नहीं होता रिएक्शन में, बट इट जस्ट स्पीडिंग अप द रेट ऑफ रिएक्शन। वन एग्जांपल ऑफ कैटलिस्ट इज एंजाइम्स इन आवर बॉडी। एंजाइम्स की प्रेजेंस के अंदर जो हमारे मेटाबॉलिज्म हो रहा है, बॉडी का कैटाबॉलिज्म हो रहा है या एनाबॉलिज्म हो रहा है,
हमारी डाइजेशन जो है वो इंजाइम्स की प्रेजेंस के अंदर जो है वो हो रही है। इफ़ दे वर नॉट बी इन द केस, अगर इंजाइम्स ना होते तो जो रिएक्शन था, जो डाइजेशन थी, वो इतनी स्लो होती कि इट विल टेक many days for that happen, but it usually occurs in one day or less than a day, because of the, we have to thank enzymes for that, because it is one of the catalyst, and it's basically speeding up the chemical rate of the reaction। ठीक है, अच्छा, अब हमने जो है वो रिएक्शन रेट को जो है वो थोड़ा डिटेल में देखा। अब हम एक चीज़ पढ़ने लगे हैं विच इज़ द reaction coordinate diagram. So can you see the diagram in the picture? Let me zoom in so that you can have a better understanding of this diagram. Okay, so I am more concerned with this diagram and I have to understand this diagram. ठीक है, अच्छा, इसमें हमारे पास किस तरह से ये डायग्राम बनी हुई है। सी द थिंग इज कि हमारे पास जो सबसे पहली चीज़, ये एक स्लोप है जो कि यहाँ से शुरू हो रही है, यानी कि ये जो चीज़ है ना हमें शो करती है कि ये अभी रिएक्टेंट हमने जो है वो रिएक्ट करवाए हैं। जब हमने रिएक्टेंट्स रिएक्ट करवाए तो एक कर्व बनी, फिर एक और कर्व बनी, और एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास जो प्रोडक्ट्स थे वो हमें ऑब्टेन हो गए। ठीक हो गया। अब नाउ यू नो कि हमारे पास यहाँ पर यहाँ पर इनके दरमियान का जो एनर्जी डिफरेंस है, ठीक है, वो हमारे पास क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, अच्छा, क्योंकि हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी एनर्जी जो है वो एज़ कम्पेयर टू रिएक्टेंट्स के, वो एनर्जी जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर हम जो है वो इनको प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे तो हमारे पास जो चेंज ऑफ एनर्जी आएगा दैट विल बी पॉजिटिव। हम जो है वो इससे बाद में डील करेंगे, बट the thing you have to know, अच्छा, that is delta G and it stands for Gibbs free energy। हम नेक्स्ट लेक्चर्स में इसको डिटेल में देखेंगे कि what is basically meant by Gibbs free energy। अभी तक हमें जो है वो इससे कंसर्न नहीं है। all we need to know कि there is a reactant and it has lead to our product। ठीक है, अच्छा, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। नाउ द थिंग इज, द मेन क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाट इज बिटवीन देम। देयर इज द थिंग इज कि हमारे पास जब रिएक्टेंट डायरेक्ट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं हो जाता, rather it goes through multiple steps before it has to be converted into product। like for example in this diagram we can clearly see कि हमारे पास जो है वो यहाँ पर क्या हुआ कि जो रिएक्टेंट था वो हमारे पास एक ट्रांजिशन स्टेट में तब्दील हुआ पहले। ठीक है, जो कि बहुत टेम्पररी तौर पे थी हमारे पास। ठीक है, बहुत ही लेस अमाउंट ऑफ टाइम के लिए जो है वो थी, इट वॉज नॉट स्टेबल। दैट इज़ द रीज़न कि वो ब्रेक डाउन हुई और प्रोडक्ट में। तो द थिंग इज कि ये जो हमारे पास ये ट्रांजिशन स्टेट है, इसको आप देख सकते हो कि ट्रांजिशन स्टेट को मैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी लिखा हुआ है, तो मतलब दोनों चीज़ें सेम है। तो कहने का मकसद है कि जब रिएक्टेंट आपस में मिलते हैं तो दे फॉर्म मतलब इनकी एक जो है वो ट्रांजिशन स्टेट आती है। अच्छा, ट्रांजिशन स्टेट जब टूटती है तो फिर हमारे पास इंटरमीडिएट बनता है। अगेन इंटरमीडिएट भी कोई स्टेबल चीज़ नहीं होती, और आप ये समझो कि ये ना बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, अगर आपके पास कोई चीज़ रिएक्ट कर रही है तो बीच की स्टेट्स हैं। ठीक है, पहली स्टेट क्या थी, ट्रांजिशन स्टेट थी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थी, फिर हमारे पास जो है वो इंटरमीडिएट बना। अगेन इट वाज नॉट स्टेबल, दैट इज द रीजन इट हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट। तो आप देखो, इंटरमीडिएट से ये एक और ट्रांजिशन स्टेट में गया। ठीक है, अपने आप को जो है वो एक ट्रांजिशन वाली स्टेट में लेकर गया, और फिर ट्रांजिशन स्टेट से दोबारा हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट बना। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास जो है वो मतलब जो रिएक्शन है वो कितने स्टेप्स में नॉट एक स्टेप में जो है वो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में तब्दील नहीं होता, बल्कि इट हैज़ टू गो थ्रू couple of steps to finally achieve its product state. So we are now familiar with the reactant, product, transition state and the intermediate concept. Now I am going to introduce you with the concept of activation energy. Now what the activation energy basically stands for. So it is nothing but an energy which is required for the reactant to achieve a transition state. So now you have to know कि अगर आपके पास, मुझे जो है वो यहाँ रिएक्टेंट से जो है वो ट्रांजिशन स्टेट तक जाना है, तो आई हैव टू गिव सच अमाउंट ऑफ एनर्जी। कैन यू सी दैट वर्टिकल लाइन? तो ये वर्टिकल लाइन आपको एक्टिवेशन एनर्जी को शो करती है कि अगर मैंने रिएक्टेंट से इधर ट्रांजिशन स्टेट तक जाना है तो आई हैव टू गिव दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी सो दैट आई कैन गो देयर दिस लेवल। ठीक है, तो कैन यू सी कि हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी क्या है कि हमने
जो है वो मिनिमम एनर्जी जो हमें रिएक्टेंट को ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचाने के लिए दी जाती है। नाउ अगेन आप ये देख सकते हो कि ये इंटरमीडिएट से जो है वो हमारे पास ये दूसरी ट्रांजिशन स्टेट तक जा रहे हैं। तो इसमें भी जो एनर्जी है, अगरचा वो पहले वाली एनर्जी से कम है लेकिन है तो सही ना, तो ये हमारे पास सेकेंड एक्टिवेशन एनर्जी है। नाउ यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिस स्टेप की हमारे पास, अब जैसे ये वाला जो स्टेप था इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू दिस स्टेप, तो अब जिस स्टेप की, बड़ी गौर से सुनने वाली बात है कि जिस स्टेप की जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है, इसका मतलब दैट स्टेप इज कंसिडर्ड एज रेट डिटरमिनिंग स्टेप। ठीक है, सारा का सारा रेट जो है ना वो उस स्टेप पे डिपेंड कर रहा होता है जिस स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी या जिस स्टेप तक पहुंचने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, तो सारे का सारा रेट जो है वो उस पर डिपेंड करेगा। क्योंकि ऑटोमेटिकली एंड कॉमन सेंस की बात है कि अगर हमारे पास जो है वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप क्यों है, क्योंकि यही वो स्टेप है जिससे हम रेट डिटरमिन करेंगे। अगर ये ज़्यादा होगा, ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगी इस स्टेप के लिए, तो हमें ज़्यादा जो है वो देर लगेगी रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए। बट ऑन द अदर हैंड ये इसी स्टेप की जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम हमें नजर आती है, तो फिर ये रिएक्शन बड़ी तेजी से जो है वो फास्ट प्रोसीड कर जाएगा। तो दैट इज होल एंड सोलली बेस्ड इन दिस रेट ऑन दिस स्टेप which we are calling it as a rate determining step. Why? Because on this step our reaction rate is dependent upon. The greater the activation energy, the more time it will take to proceed further, or the less the activation energy, the less time, the faster the reaction will proceed. So that was the concept of activation energy, that it is the energy which is required to go through a step of a chemical reaction. और नाउ द थिंग इज के वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम। सो अभी तक जो हमने डायग्राम पढ़ी है, जो चीज़ हमने डायग्राम में देखी, हमने जो टर्म्स से फेमिलियर हुए, तो वो हमारे पास क्या थी? रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड रिएक्शन रेट, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम। नाउ वी आर फाइनली मूविंग टूवर्ड्स अ स्टफ which is basically rate constant. Now again, like all other constants, it is also a constant which is universal in every case. It is a pet value, and how it is important for us, and what actually information we are taking it from, like what it actually tells us about. It actually describes how the reaction rate depends upon the temperature and the activation energy. Like how, if we see the formula of that rate constant, it comes out to be AE minus EA over RT. Can you see the formula? This is written here. Now in this particular formula, we have to know what these terms are being called. So first of all, we have to know again that, now the thing is, in this formula we have to know what these terms are being called. So we will start with the term A. Now the term A is again a constant. And at this level there is no need to be familiar with the value of this constant and to know about this constant. You just need to know that it's simply a constant. And another term which is being written here is E. Now this E is also again a constant, and we don't have to deal with it. It's just a formula. This formula is also called Arrhenius equation. So the scientist named Arrhenius derived this equation for us on by experimenting on a couple of things, and after much experiments he derived this equation for us. So we don't need to know the terms about, we are not concerned with A constant and E constant. We just don't need to know about these constants. All we need to know the relationship of the rate constant with the temperature and activation energy. And can you see the other terms as well, which is, मतलब ये जो ऊपर लिखी हुई हैं, these are basically the activation energy. Now EA stands for the activation energy and over RT. Now we also know that R is a constant. ठीक है, it is a gas constant. अगर आपने जो मेरी प्लेलिस्ट में मैंने गैस फेज अपलोड कर रखा है, तो उसमें जो है वो मैंने बड़ी डिटेल में R के बारे में बताया है। ठीक है, नॉट ओनली दैट गैस फेज, इन कपल ऑफ चैप्टर्स जो कि हम आगे पढ़ेंगे उसमें भी आपको आर के बारे में डिटेल में जानने का मौका मिलेगा। बट स्टिल अभी के लिए, जैसे कि हम ए ई के बारे में बात की कि दे आर कांस्टेंट, सो आर इज आल्सो अ कांस्टेंट। सो वी आर, मेरी बात करने का मकसद ये है कि हमें इस इक्वेशन में क्या क्या समझना है। वी हैव टू नो
कि जो रेट कांस्टेंट है उसका एक्टिवेशन एनर्जी और टेम्परेचर के साथ क्या लिंक है। ना अगर आप इधर देखो तो यहाँ पर इस फार्मूला के अकॉर्डिंग जो रिलेशन बनता है ना रेट कांस्टेंट का विद टेम्परेचर, इट इज़ बेसिकली अ डायरेक्ट रिलेशन। यानी कि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो रिएक्शन है वो बड़ी तेज़ी से प्रोसीड कर जाएगा। अगर आप एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ाओगे तो रिएक्शन बड़ी स्लो प्रोसीड करेगा। और कॉमन सेंस भी हमें यही कहती है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो देखो कलियन जो है ना मॉलिक्यूल्स के दरमियान वो कलियन, ठीक है, कलियन जो है वो बढ़ जाएगी, कलियन बढ़ जाएगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली जो रेट होगा रिएक्शन का वो भी स्पीड अप हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर पीछे हमने रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम में बात की है कि अगर हम एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ा देंगे, अगर वो एनर्जी जो हमें एक जो है वो माइलस्टोन ऑफ द रिएक्शन को अचीव करने के लिए हासिल करनी पड़ती है, ठीक है, तो वो अगर आप बढ़ा दोगे तो ऑब्वियसली हमें जो है वो ज़्यादा टाइम लगेगा रिएक्शन को प्रोसीड करने में। तो दैट इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दिस इक्वेशन टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास रिएक्शन रेट कांस्टेंट का टेम्परेचर और एक्टिवेशन एनर्जी से क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। तो रेट कांस्टेंट से हमें मतलब आर्हीनियस इक्वेशन से हमें इन दो चीज़ों के बारे में अंदाज़ा होता है, इसका आइडिया होता है, ठीक है। इस इक्वेशन से हमें बस इन दो चीज़ों के बारे में आइडिया होना चाहिए, क्योंकि जो है वो एमकेट के लेवल पे ऑब्वियसली इट्स इम्पॉसिबल कि हमारे पास इस इक्वेशन को देकर दे कैन नॉट एक्सपेक्ट अस कि हम जो इस इक्वेशन को देकर हम जो है कोई फार्मूला सॉल्व करें, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज आपके पास कॉन्स्टेंट है नीचे और ऊपर जो है वो इसकी एक्सपोनेंट में वैल्यू दी हुई है। दैट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि हम विदाउट कैलकुलेटर इसको सॉल्व करें। सो all you have to know from this equation is the relationship of the rate constant with the temperature and activation energy. So we have discussed about rate constant. Now we are talking about the factors affecting the reaction rate. पहला तो हमने टेम्परेचर की बात की कि अगर हम जो है वो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कॉमन सेंस की बात है कि रिएक्शन रेट बढ़ जाएगा। अभी हम आर्हीनियस इक्वेशन भी इस बात को प्रूव करती है, और वैसे भी अगर आप खुद सोचो कि आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, कलियन जो है वो बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी मॉलिक्यूल्स की, तो उनकी रिएक्शन जो है वो तेज़ी से प्रोसीड करेगा। फिर दूसरी चीज़ है कैटलिस्ट को ऐड। अभी हम पीछे पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो केमिकल रेट को बढ़ा देता है, केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है। तो ऑब्वियसली अगर आप जो है वो कैटलिस्ट बढ़ा देते हो तो वो जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना वो बढ़ जाता है। अच्छा, कैटलिस्ट ऐसा क्या करता है कि हमारे पास रिएक्शन रेट बढ़ जाता है? ये हमने अभी पीछे एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट लिया ना, ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, और हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं उसको, रिएक्शन रेट जो है वो फास्ट अप हो जाता है। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो कि ये जो मैंने जो कर्व एक डिप शो किया है कि हमारे पास जब हमने कैटलिस्ट ऐड किया तो ये एक्टिवेशन एनर्जी जो कि पहले इतनी थी अब वो इतनी हो गई है, ठीक है, पहले वो इतनी थी, पहले वो इतनी थी, ठीक है, और अब कितनी हो गई है, इतनी, कैटलिस्ट को ऐड करने से। तो ये जो हमारे पास डायग्राम में ये चीज़ है ये शो करती है कि कैटलिस्ट को ऐड करने से एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है, जिस वजह से रिएक्शन रेट जो है वो फास्ट अप हो जाता है। और तीसरा फैक्टर है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाना। अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो तब भी हमारे पास जो रिएक्शन का रेट है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि जितना रिएक्टेंट होगा उतना ही वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेगा और हमारे पास रिएक्शन का रेट जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये 3 फैक्टर्स हैं जो कि आपको नहीं भूलने इन केस अगर आपसे कोई रिएक्शन रेट के बारे में पूछता है। So far we have discussed about all this stuff. Now we are heading towards our next topic, which is basically rate law. Okay, तो rate law हमें क्या कहता है कि okay, so let me अच्छा, रेट लॉ को हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। अभी के लिए इतना ही।